Welcome friends. Today we are going to discussing about salient features of the constitution. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन रिटन इन फॉर्म ऑफ रिटन वी हैव द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जैसे कि बात करें हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की, मीन्स यूके डजंट हैव एनी रिटन, हैव नॉट एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उनका कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो इसका मतलब इट इज वेरी फ्लेक्सिबल टू चेंज लॉज। फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है उसको चेंज करने में। इसके अलावा जो यूएसए है, यूएसए एक पहला ऐसा देश था जिसने इज द फर्स्ट कंट्री हु कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड इन रिटन फॉर्म, फाउंड इन रिटन मीन्स यूएसए एक पहली कंट्री है जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। Before this, no one country has written its constitution. It is in the form of oral form. हमारा लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि हमारा कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉमन मीन्स इन विच वे इट इज कॉमन? इट इज फॉर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। वी हैव टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। बोथ के लिए, दोनों के लिए सेम है, कोई अलग नहीं है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या है? जब स्टेट के जो लॉ हैं और सेंट्रल जो लॉ हैं वो दोनों एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, इस वजह से इसकी क्या है, लेंथ बढ़ गई है, ये बड़ा हो गया है। लेकिन यूएसए में क्या है, उनका जो यूनियन का मतलब फेडरल सिस्टम का जो एक गवर्नमेंट है मेन, उसका अलग है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन। और जो उसके अंदर स्टेट्स हैं, एवरी स्टेट्स हैव इट्स आउन कॉन्स्टिट्यूशन। मींस जो स्टेट है उनका अलग है, और जो एक फेडरेशन बना रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, उनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसके अलावा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारा जो देश आजाद हुआ था वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार होके एप्लीकेबल हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो इसके बीच में इस टाइम पीरियड के बीच में कोई तो लॉ होगा जो हमारी कंट्री को बाइंड करके रखे या हमारी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल हो। तो वो जो इसके बीच में जो एप्लीकेबल था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज यूज्ड एज अ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टिल 26 जनवरी 1915। अब समझ में आया? मतलब क्या है, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं तब तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, मतलब लंदन में, वही हमारा एप्लीकेबल था टिल 26 जनवरी 1950। उसके बाद सेकंड फीचर क्या है? सोर्स। मतलब सोर्स का मतलब ये है कि हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो किस बेसिस पे लिखा। सोर्स का मतलब है वो किस बेसिस पे, कहां से लिया, क्या रेफरेंस था हमारा। तो उसके लिए हमने क्या है, बहुत सारे सोर्स लिए। जैसे कि अमेरिका से हमने क्या लिया है? अमेरिका से हमने लिया है, अमेरिका ने अपना प्रियम्बल लिखा है। क्या लिखा है? प्रियम्बल। और क्या लिखा है? फंडामेंटल राइट्स। तो ये दो चीज हमें सुझाव जो मिला अमेरिका से मिला। वी डजंट कॉपी बट वी हैव टेक आइडिया फ्रॉम देम।
आयरिश कंट्री से हमें क्या मिला, डीपीएसपी, क्या मिला, डीपीएसपी। और रशिया से हमने क्या लिया है, रशियन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से जस्टिस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइट्स। और जापान से क्या लिया हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। सब लोगों ने हमको क्रिटिसाइज किया कि तुम लोगों ने तो कॉपी किया है, तुमने अपना क्या लिखा है। लेकिन जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने बोला कि जो हमने जो लिया है वो अच्छी चीजें ली हैं, ना कि सारा कॉपी किया है। हमने क्या, जो अच्छी फीचर्स थी वो ली हैं जिससे हम अपने पीपल्स का अच्छा कर सकें। इस चीज को कहते हैं रैनसैकिंग, नॉट कॉपिंग। तो क्या क्या कहते हैं, रैनसैकिंग, रैनसैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फीचर पे चलें, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आप समझते हो, फ्लेक्सिबल मतलब मूवेबल, वी कैन चेंज, एंड रिजिडिटी मीन्स वी कांट चेंज एनीथिंग। सो इन दिस वे रिजिडिटी, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड as well as flexible. Why? Because some provisions in our constitution easy to change. अगर हम चेंज कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब वो क्या है, फ्लेक्सिबल, इजी। लेकिन सम प्रोविजंस आर very difficult to change. This means rigid. So our constitution is of moderate form. It is having rigidity plus flexibility, rigid plus flexible. One more thing I want to tell you, the rigid, what is rigid? That is fundamental rights plus basic structure of constitution. You can't change them. If you're trying to change them, then judicial review will applicable to it. It is also a silent feature, we will discuss in next part. Now next point is federal system with unitary wise. What is that federal system with unitary wise? That is, we have two type of governments. What is that? We have two type of government. Which kind of federal system we have? Federal system. We have two type of governments, two governments, and bicameralism. Bicameralism means we have two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Means we are not controlling the country by a single power. We are giving opportunity to the states. Rajya Sabha is a combination of states, all states. This means power also goes to the states. Two type of government are central, means union, and state. Two type of government. We have divided the powers, power division. Power division कैसे किया है हमने? Three type of list: union list, state list, and concurrent list. The matter which inside the union list belongs to union. Union can make law. State legislative can make law. Concurrent list, both can make law. Both can make law. If law is in this concurrent list,
द स्टेट लॉ एंड यूनियन लॉ कॉन्फ्लिक्ट, देन यूनियन लॉ प्रिवेल्स. यूनियन लॉ prevails in conflict situation. मतलब अगर दो स्टेट ने भी वही लॉ बनाया उसी मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया और उन दोनों को लॉ के बीच में क्या है, टकराव हो गया, तो उस केस में हमारा जो सेंट्रल लॉ होगा वो एप्लीकेबल होगा और जो स्टेट लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है. इसके बाद इसमें हमें यूनिटरी कैसे है, देखिए यूनिटरी कैसे, ये देखते हैं यूनिटरी कैसे है हमारा. ये देखो यूनिटरी में क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारा, स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग रहती है. कैसे रहती है, मोस्टली पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये जोड़ता है हमको, यूनिटरी बनाता है. सिंगल सिटीजन दी है हमने, सिंगल सिटीजनशिप दी है. ऐसा नहीं है कि स्टेट की अलग सिटीजनशिप है और इंडिया के लिए एक अलग सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है. बल्कि यूएसए में ऐसा है कि स्टेट जो वहां पर स्टेट्स हैं उनकी भी एक सिटीजनशिप है और यूएसए मतलब अमेरिका की भी एक सिटीजनशिप है, मतलब वहां पर डुअल सिटीजनशिप है. यहां पर क्या है, गवर्नर है, एक गवर्नर रहता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट विच इज ऑल्सो a nominated person by the central government, means a agent of union. And last thing is all India services, मतलब IAS, IPS, these all services belong to the central government, which is controlling all the administrative service of the country. This means we can say that federal system with unitary bias means central government have the maximum power to control the things. Next point is parliamentary form of government. We have a parliamentary form of government. In this we have two heads, that is nominal head and real head. Nominal head is president. Who is the nominal head? That is president. And who is the real head? PM. PM is the real head. मेजोरिटी में जो पार्टी होती है वही हमेशा रूल करती है. मेजोरिटी पार्टी रूल. In election, the party which is in majority, we know that is forming the government. The collective responsibility of legislative, मतलब हमारी क्या है, जो पार्टी जीती और जो राज्यसभा है, मतलब पार्लियामेंट क्या होती है हमारी, पार्लियामेंट है क्या है हमारी, पार्लियामेंट इंक्लूड्स लोकसभा, इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड, प्लस राज्यसभा इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, प्लस president, it is also indirectly elected. So means we have to make law. First of all, we go to Lok Sabha or Rajya Sabha. In any Sabha, we'll give assent from here, and then assent from here. Then the approval for that law is become a law. After getting approval from 3 stages, we can say that is a law making process in parliament. Also we have a state legislative, that state legislative, Vidhan Sabha, Rajya Vidhan Sabha. In this we are framing laws for the state mentioned in स्टेट लिस्ट. स्टेट विधानसभा है, स्टेट गवर्नमेंट जो बनती है, जिसका रियल हेड कौन होता है, सीएम, और यहाँ पे नॉमिनल हेड कौन होता है, गवर्नर. ये गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, यूनियन गवर्नमेंट.
तो गवर्नर की प्रेजेंस में सीएम के पास पावर्स होती हैं, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके अंदर वो लॉ फॉर्म करते हैं। किस में से? जो सिर्फ स्टेट लिस्ट है, जो हमने यहाँ प्रीवियसली यहाँ डिस्कस किया था, 3 टाइप ऑफ लिस्ट। इसमें जो स्टेट लिस्ट में जो मैटर होंगे उन पे, और कंकरेंट लिस्ट पे, इन दोनों मैटर्स जो इसके अंदर डिफाइंड मैटर्स होंगे उन्हीं के ऊपर हम बना पाएंगे यहाँ पे लॉ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, डिफरेंट फ्रॉम इंग्लैंड। व्हाट इज दैट? डिफरेंट फ्रॉम इंग्लैंड। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पर भी लॉ थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था, वही हमारा इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था टिल 26 जनवरी 1950। तो इसका मतलब लॉ तो थे। और हालांकि 50%, जो 50% कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। 50% कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब इसमें डिफरेंट क्या था, वो हमको देना चाह रहे थे मोनार्ची, और हम क्या चाह रहे थे? रिपब्लिक। रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मोनार्ची में क्या होता है? हेड होता है, हेड वो होता है क्वीन या किंग। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट्स। ओके, उसके बाद आते हैं, यहां पर क्या होता है? पीएम। पीएम इज द मेन एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव इन सुप्रीम means all the executive powers in a hand of PM, but in this all the executive powers in hand of queen and king. This means we doesn't have powers to, we have only make law, but executive powers belongs to queen and king. Here we have a legislative assembly. Here also have legislative assembly, that is parliament. Okay, this is the 6th point of salient features of Constitution of India. Now discussing about next point, that is independent integrated judiciary. In our India we have an integrated judiciary system. How? Let's make a pyramid. That's okay. The lowermost court in India is called subordinate court. Then High Court, and topmost court is known as Supreme Court. This Kendra Bindu is known as apex. This means the apex, the Supreme Court is also called apex court of the country. Apex. That's why the Supreme Court is called apex body. Okay. Now we have the next point, why it is called apex. Almost we have to discuss integrated. What is integrated? We have linked all the courts, means same law is applicable to every court in India. Means we are in subordinate court, if we are in high court, if we are in Supreme Court, they follow the same law for the judiciary system. This means they all are integrated with the law. They have to give their decision with the same law. Now we have to
discuss about independent, how the judicial system is independent. Yes, it is independent. You can say that the judges are appointed by president by the assent of PM, but judiciary system is only attached with government to the administrative views, not for their judicial working. Means if a judge is giving their decision on some matter which is against the government, then government may influence the judges. If they are under them, they can cut their salaries or anything. That's why in Indian constitution the judicial system is taken away from these type of influence. The judges pay and allowances are fixed in each and every condition in Constitution of India. Means judiciary is supreme in our country. Okay, now we are discuss about next point, that is parliamentary sovereignty and judicial review. As we can know that parliament is, what is parliament? Parliament is basically Lok Sabha plus Rajya Sabha plus president. Okay, now we know parliament can make laws for any matter for the country. Parliament also have a power to amend anything in the constitution under article 368. Under article 368 parliament can amend anything in Constitution of India. Means under article 368 parliament has given extreme powers to change the constitution. If parliament is agree, he can change fundamental rights of the people. Fundamental rights also changes. They can change everything in the country, in the constitution. But here we have a plus point that if parliament touches or changes any basic structure of Constitution of India, is under judicial review. Means parliament cannot change the basic structure of the constitution. He has power to change anything in the constitution but does not change the basic structure, that is fundamental rights. It is the guaranteed rights, so you cannot change them. Okay, now next point is we have discussed there fundamental rights. That is the next point, fundamental rights. What is the fundamental rights? Fundamental rights are the guaranteed rights. As I told you previously, guaranteed rights means these are the rights which is definitely get by you. You have the right that you can definitely get them. No one can take you from them. Okay, if parliament take them away, then what happen?
how we can get them? Then we are applying for judicial review in Supreme Court, and Supreme Court gave a writs against framed law by the Parliament to make it null and void. मतलब क्या हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक रिट्स निकालेगा जो लॉ बनाया उसके खिलाफ, और उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, मेक इट नल एंड वॉइड। मतलब जो उसने लॉ बनाया है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी अगर पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेगा और एब्रिज करेगा, या वॉयलेट करे या एब्रिज करे, दोनों में से कुछ भी कर देगा हमारे फंडामेंटल राइट्स को। दिस मीन्स ही इज वॉयलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ Constitution. He can change anything but does not change the basic structure of Constitution. If he has unlimited power for his purpose, he can change anything. So who can think about the rights of the people? Here is the Supreme Court. Judicial review is think about the rights for the people. If government is not doing favor for the peoples, then judicial review, that is Supreme Court, will think about that and issue a writs to null and void that rights. आज के लिए इतना ही। अभी इसमें काफ़ी फीचर्स बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्त, आई होप you have liked this video, subscribe this video. Thank you.